कि कांग्रेस में जो नरम दल था वो उम्मीद किस पॉलिसी पर चलता था? नरम दल एक बार लिख के बताएं कौन सी पॉलिसी मैंने उसकी आपको बताई थी। तो आप कहेंगे हमने भैया डिस्कस किया था 3P पॉलिसी के बारे में। 3P पॉलिसी यानी वो लोग पिटीशन करते थे, प्रेयर करते थे और प्रोपेगेंडा, इन्हीं तीन चीजों में विश्वास रखते थे। 3P बोला, 3P है ना। तो करजन जब यहाँ आया तो उन लोगों को बड़ा विश्वास था इस ब्रिटिश मशीनरी में, तो नरम दल वालों ने तो स्वागत किया। हमारे देश में जो नरम दल के नेता थे, बड़ा आप याद रखना 1898 के अधिवेशन में करजन की भारत आने का स्वागत किया गया। ठीक है, तो करजन के समय पर क्या हुआ, करजन ने देखा कि नरम दल वाले तो जो है आपका जो डिमांड्स हैं वो अपना प्रार्थना पत्रों के द्वारा पूरी कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया कांग्रेस को, बहुत लाइटली। ठीक है, लेकिन एक धड़ा तो जीवित है ना, जो आपका सशस्त्र क्रांति की बात करता है, जो बात करता है कि भाई हमको जो है आपका तीव्र तरीके से अपनी मांग को रखना चाहिए। तो इस दौर में होता क्या है, करजन जब आया तो करजन के नाम पर एक महत्वपूर्ण घटना, पहले तो अन्य चीजों को जानेंगे करजन के समय के। एक तो करजन समझ चुका था भारत की स्थिति को, विजन इसके दिमाग में क्लियर था कि भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देना है, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पैदा करना है। अब ऐसा नहीं है कि करजन से पहले हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई नहीं थी, सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो करजन क्या करता है, आकर के उसने देखा कि भविष्य में मुझे ये काम करने हैं, तो उससे पहले उसने आकर के पुलिस कमीशन को सेट किया, पुलिस कमीशन बनाया। तो उसके हिस्से में एक चीज तो आई क्या, पुलिस कमीशन, पुलिस कमीशन की स्थापना या पुलिस आयोग की स्थापना। तरफ से इसकी बात को, हाँ जी। दूसरी चीज क्या करता है, 1903 में इसके खिलाफ एक धड़ा और इसने नाराज कर दिया। 1903 में क्या लगा आपका, अगर हम बात करें दूसरा दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली कोर्ट, तो हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा पहला दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा था, दूसरा दिल्ली दरबार। और इसमें जो आपका ब्रिटिश राजा था एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सेवंथ, उसकी ताजपोशी के लिए इसने बेतहासा धन खर्च किया, बहुत बेअंत पैसा इसमें लुटाया उसके स्वागत में। तो भारतीयों ने देखा कि भैया तो हम भारतीयों का जो है पैसा है और हमारे यहाँ के विकास कार्यों में लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो किसी के वेलकम के लिए उस पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, तो गलत बात है। ठीक है, तो दूसरा दिल्ली दरबार इसके टाइम पे लगा। सेकंड दिल्ली कोर्ट लॉ आया, यूनिवर्सिटी लॉ। और यूनिवर्सिटी लॉ में क्या किया इसने कि जो लोग निर्वाचित होकर आते थे विश्वविद्यालय की परिषद में, जो लोग निर्वाचित होते थे, निर्वाचन का मतलब चुने गए, लेकिन इसकी जगह इसने क्या किया, नामांकित लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और साथ में विश्वविद्यालय जो मान्यता देते हैं किसको देते हैं, कॉलेजों को देते हैं। भाई आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, उसकी मान्यता किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रही होगी, यस और नो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी रही, तो हमारी यूनिवर्सिटी रही आपका उस समय उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, जो बाद में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर नियर बाई ज़्यादातर जो कॉलेज है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो हम सबकी जो कॉलेज है उन सबकी मान्यता होती है विश्वविद्यालय से। तो विश्वविद्यालय से कानून जो कॉलेजों को मान्यता मिलती है उससे संबंधित नियमों को इसने बहुत कठिन कर दिया कि कॉलेज बहुत आसानी से नहीं जुड़ सकते थे। तो इससे बहुत सारे कॉलेजों की जो मान्यता थी उन पर खतरा आया। तो इन पर खतरा आया तो इसका फिर विरोध बहुत सारे भारतीय नेताओं ने किया, जिसमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी। विश्वविद्यालय कानून जो ये लेकर के आया, आशुतोष मुखर्जी ने उसका विरोध किया या विरोध किया। एक बात हम सब समझ गए क्यों इन्होंने विरोध किया। आशुतोष मुखर्जी ने क्या किया, विरोध किया, अपोज्ड बाई आशुतोष मुखर्जी, जो समय के एक शिक्षा प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम, प्राचीन स्मारक। जैसे प्राचीन स्मारक में से मैं आपसे कहूं किसी एक प्राचीन स्मारक का नाम लिखिए, तो आप किसका नाम लिखेंगे, यानी कि जो हमारे देश की धरोहर है या स्मारक है, तो क्या बोलेंगे, एंशिएंट मॉन्यूमेंट। आपका दूसरे दिल्ली दरबार में पैसा खर्च किया, विश्वविद्यालय कानून में कॉलेजों का जो संबंध था उसको कठिनता थोड़ी पैदा हुई, पुलिस आयोग की वजह से उसने लोगों को दमन करना शुरू किया, और पुलिस तो पहले से दमन कर रही थी। करजन के आने से पहले भारतीय लोगों का बहुत दमन हो रहा था। जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं, 1897 1897 में क्या हुआ था, करजन के आने से एक वर्ष पहले तो हमारे देश में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग समझ रहे ना, तो प्लेग फैला हुआ था। तो 1897 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1897 1897 में तो पुणे की एक घटना है, पुणे में प्लेग फैला हुआ था। पुणे में क्या था, पुणे में प्लेग फैला हुआ था। और यहाँ पर जो कमिश्नर था, यहाँ पर जो इसको नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर था, उस कमिश्नर का नाम था आपका वाल्टर चार्ल्स रैंड। वाल्टर चार्ल्स रैंड। तो इसको ये काम मिला था कि कंट्रोलिंग करनी है इसको, और इस प्लेग को फैलने से रोकना है। और इसका सहारा लेकर के इसने क्या किया, जितने भी पुलिस के अधिकारी थे वो जबरन भारतीयों के घर में घुसने लगे, वहाँ तमाम तरह की जितनी भी ज्यादती इनसे हो सकती थी, तमाम तरह के अत्याचार ये करने लगे। यहाँ तक कि उस समय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई। ठीक है भाई, जब घर में घुसेंगे आपका तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए इसने बोला कि यहाँ से दूरी बनाओ, इधर जाओ उधर जाओ, किसी को भी घर से बेघर कर दिया। तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरप्ट किया वहाँ के लोगों को। तो लोगों के अंदर एक रोष था। तो एक घटना घटी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस पहले से यहाँ पर जो है भारतीय लोगों को परेशान कर रही थी। तो इस रैंड की हत्या किसने की थी बताएंगे, कितने लोग जानते, फटाफट से बोलो नाम। रैंड की हत्या यहाँ पे आपका पुणे के ही आपका चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु ये तीन भाई थे। तो दामोदर, पहले इसी को फांसी दी थी इन्होंने, दामोदर हरि चापेकर। दूसरे भाई थे बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या चलाई, आपका गोली चलाई रैंड के ऊपर और रैंड की हत्या कर दी। एक दूसरा व्यक्ति और था इनके साथ में, आपका आयर्स, उसको भी गोली लगी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1857 में गोली किसने चलाई थी, मंगल पांडे, आप सबको पता है, शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर भी 1897 में एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। एक आर्म्ड रेबेलियन सामने आ चुके थे कि भाई अगर तुम ब्रिटिशियर्स हमारे साथ में कुछ अत्याचार करोगे तो हम जवाब गोली से देना भी जानते हैं। ठीक है, हम सिर्फ गोली से जवाब नहीं देंगे। वहीं पर दूसरा वर्ग क्या था, नरम आंदोलन वाला जो नरम दल था, तो वो क्या कहता था, वो गोली से बात करना चाहते थे, बोली से। वो कहते थे नहीं, गोली से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब उनको तो बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों को। ये तो समझ गए कि तो सब लोग जो है आपका प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और बाकी अगर कोई सशस्त्र क्रांति में चलता था तो नरम दल वाले उसकी भी खिलाफत करते थे। और इन तीनों को फांसी हुई, पहले इनको फांसी हुई और फिर इकट्ठे इन दोनों को फांसी दी गई, तीनों भाइयों को फांसी हुई क्रांति के लिए। ठीक है सर, करजन 1899 से होगा ना, नहीं 1898 से, 1898 ही मुझे चार्ज मिलेगा। तो मेरे चार्ज मिलने के बाद में जब तक मेरा आपका जो टेन्योर वो खत्म होगा, मेरा कार्यकाल खत्म होगा, तब तक कांग्रेस अपने घुटनों पर आ जाएगी। किसी ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है, कांग्रेस अब लड़ खड़ा रही है, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, इवन उसके खात्मे की बात करता था। अच्छा, इसने दूसरी क्या बात करनी शुरू की, इसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अब हिंदुस्तान में एक चीज चल रही थी कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था इन दिनों में, यानी कि सब जगह क्रांति की बात हो रही थी। जैसे आपने देखा कांग्रेस के पहले बहुत सारे संगठन बने, उन्होंने स्थानीय रूप से लोगों को क्रांति के लिए जागृत किया। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे आपका नेता जुड़े जिनके विचार जो है वो प्रसारित होने लगे। और मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने भी ये दिखा दिया कि भाई कैसे अंग्रेज हमारे साथ में ये धन की लूट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर जब स्पार्क पैदा होना शुरू हुआ, लोगों ने ये देखा कि ब्रिटिश शासन को तो हमको उखाड़ फेंकना होगा और हर हाल में इसके लिए हमको एकजुट होना होगा। तो संपूर्ण भारत में बहुत सारे लोग जो है वो एकजुट होने लगे, और एकजुट किसी एक एजेंडे पर होने लगे कि हम सबको देश के लिए लड़ना होगा। और जब दोस्त हमारे लिए प्राथमिक चीज देश हो जाती है, तब उसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, यानी हमारे लिए राष्ट्र प्रथम हो जाए, और राष्ट्र प्रथम हो जाए तो उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, यानी कि एक राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। राष्ट्रवाद देश में जब इस तरह के विचार पैदा होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो उस समय के लोगों में भावनाएं पैदा होने लगी। अब सब लोग किसके विरोधी हो गए होंगे उस समय, तो आप कहेंगे ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए होंगे। तो करजन के दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो क्यों ना इनको तोड़ा जाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ
एक मंच पर जो आ रहे हैं इनको कैसे तोड़ा जाएगा। तो उसके दिमाग में दो चीजें थी उस टाइम पे करजन पे कि एक तो मुसलमानों के हक को अलग से उठाने वाली एक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को तो एक हिंदुवादी संगठन का उन्होंने दर्जा दे दिया अंग्रेजों ने कि बेस में तो हिंदू ज्यादा और इसमें क्या है भविष्य में हिंदुओं के ही हित सुरक्षित होंगे, मुस्लिम हित की बात ये पार्टी नहीं करेगी। एक तो उनके लिए एक ऐसा मंच बना दिया जाए जो भविष्य में बना हुई मुस्लिम लीग 1906, और दूसरा क्या था कि इन लोगों के बीच में सांप्रदायिक खाई पैदा की जाए, इनके बीच में गैप आए। दूसरे बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई का कारण क्या है, आप क्या समझते हैं, एक बिंदु जरा आप सोचने का देखिए, ठीक है, फिर हम वापस मुद्दे पर लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या बोली हमने, अगर हम बोले हिंदू और मुस्लिम मतलब अंतर कैसे आया हमारे देश में, एक तो कॉमन सी बात यह है कि धर्म अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग हैं, पूजा प्रथाएं, आपका जो भी आपका क्रियाकलाप है वो सब अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है ना, उनके जो रीति रिवाज है वो अलग अलग है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज ये तो सब जानती है धर्म है, ये कोई अंतर थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी अंतर करेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जैन है या नहीं है, जैन है या नहीं है हमारे देश में, तो धर्म तो अंतर नहीं पैदा करता। तो जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं तो क्या उनके मन में वही विचार हैं जैनों के लिए भी जो मुस्लिमों के लिए हैं, क्या बौद्धों के लिए भी वही विचार हैं, क्या हमारे देश में रह रहे ईसाई या सिखों के लिए भी वही विचार है उनके, या जो किसी धर्म को नहीं मानते उनके लिए भी वही विचार है क्या उनके, तो आप कहोगे, तो आप बड़ा थोड़ा ठंडे मस्तिष्क से सोचें तो आप कहोगे नहीं, यानी कि धर्म तो कारण नहीं है। अगर धर्म इसका कारण होता तो इसका मतलब था कि फिर तो सभी धर्मों के लिए आपकी ऐसी मानसिकताएं होती। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो आप कहेंगे धर्म तो कारण नहीं है तो सिर्फ धर्म तो नहीं कह सकते। तो अच्छा फिर रीजन क्या है, पहला रीजन उसको समझे। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए, आक्रमणकारी आप कहोगे हाँ आए हमारे देश में। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए उनमें से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया मध्यकालीन इतिहास में कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने धर्म के आधार पर शासन नहीं किया, है ना, उन्होंने अपनी जनता को आधार मान करके उसका शासन किया। अच्छे राजा बहुत सारे हुए, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, हमने आपको सब कुछ समझाया। लेकिन कुछ राजा आपने देखे होंगे जिन्होंने कट्टरपंथ के आधार पर अपना शासन किया, जिसमें से औरंगजेब प्रमुख था। अरे नहीं था, आप कहोगे हाँ औरंगजेब इसमें प्रमुख था। अब उस तरह की दलीलें मत देना कि औरंगजेब ने तो किसी मंदिर को चंदा दे दिया था, और औरंगजेब के समय तो आपका हिंदू बहुत सारे सेनापति भी थे, तो वो बात अलग है, वो अपने प्रयोग के लिए और जिस टेरिटरी को मिलाते थे तो वहाँ के लोगों को वहाँ की सेनाओं को इस्तेमाल करते थे, हर कोई करता था। तो औरंगजेब के समय पर क्या हुआ कि जब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, या अन्य राजा समझ लीजिए जिन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुओं में इस्लाम के प्रति एक भय पैदा हुआ, भय कि भाई आक्रमणकारी तो हमारी आस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमारी आस्था जो है उसके प्रति ये लोग क्या है एकदम से एक कट्टर स्वभाव रखते हैं। तो पहला रीजन तो वो बना, ठीक है, पहला रीजन बनता है आपका मुस्लिम आक्रमणकारी जो हिंदू मुस्लिम गैप का एक कारण बने, ठीक है, क्योंकि इन सब ने मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे मैं कहूं औरंगजेब है, तो औरंगजेब के शासन का आधार क्या रहा था, औरंगजेब के शासन का आधार रहा था धर्म। उसने प्रशासनिक आधार पर या जरूरत के आधार पर या देश में उस समय लोगों को किस तरह की आवश्यकताओं की जरूरत है उसके आधार पर शासन नहीं किया, उसका शासन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर था। दूसरी चीज क्या बोली मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद, दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, हमारे देश में जितनी भी धर्म के नाम पर राजनीति हुई, हमारे देश में धर्म के नाम पर जो भी पॉलिटिक्स हुई, जिस किसी भी पार्टी ने की, किसी पार्टी ने इसमें कसर नहीं छोड़ी है, धर्म के नाम पर जो राजनीति हमारे देश में हुई है, जैसे मान के चलो अंग्रेजों ने भी की फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इनको अलग अलग बांट दो। अंग्रेजों ने बहुत सारे धर्म विकसित किए ना हमारे देश में, एक तो हिंदू मुसलमान के बीच पैदा किया, एक आपका हमारे देश में ब्राह्मण और दलित के बीच में एक जो खाई है वो पैदा की, ठीक है, उन सबको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है ये भी एक खाई का कारण बनी। तीसरी चीज क्या है, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्त याद रख लेना, जहां कहीं पर भी शिक्षा की कमी होगी वहां पर कट्टरपंथ आसानी से पनप जाएगा, आसानी से। और कट्टरपंथ जहां पनपेगा उसका कारण आप देखोगे, एक आपका क्या अगर बोले शिक्षा की कमी बोल दें, हम बोलते हैं कि गलत इतिहास की इंटरप्रेट कर दें हम, यानी कि गलत इतिहास पुट कर दें आपके सामने। जैसे कि आप देखते होगे आपका मीडिया या सोशल मीडिया, इसका काम क्या है, बहुत जगह अफवाह फैलती है नहीं फैलाती, मीडिया या सोशल मीडिया बहुत जगह गलत अफवाह फैलाने के लिए काम करती है नहीं करती, बताओ जरा। आप कहोगे ये तो सूचना के लिए इनका काम था कि सूचना दें, लेकिन अब तो तुम देखते होगे न्यूज़ चैनल की डिबेट्स होती हैं, है ना, कोई पार्टी किसी पक्ष में है, कोई पार्टी किसी पक्ष में है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सोशल मीडिया ये क्या हिंदू मुस्लिम या धर्मों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए काम नहीं करता है, क्या उनको भड़काने का काम नहीं किया जाता, उनको इंस्टिगेट नहीं किया जाता किसी एक पोस्ट के द्वारा कि ऐसी पोस्ट कोई डाल दे जो किसी एक विशेष धर्म के समर्थन में हो और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हो, तो इंस्टिगेट किया जाता है, आपको यहाँ बहुत भड़काया जाता है। अच्छा सोशल मीडिया हो गया आपका पांचवा बिंदु, हम बोले कि एक विचार ये है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा, दूसरे के लिए खतरा एक है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जब कर्जन आता है तो कर्जन क्या सोचता है, कर्जन ये नहीं सोचता है कि सॉल्यूशन क्या हो, कर्जन ने सोचा कि ये जो बीच की खाई है इसको दूर कैसे किया जाएगा। तो उसने आकर मुसलमानों से एक वादा किया हमारे देश में, उसने कहा कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन के वे फायदे होंगे, बंगाल के पार्टीशन से उनको वो फायदा होगा जो फायदा उनको मुगल काल में भी नहीं हुआ था, यानी जब मुस्लिमों का शासन था तब भी मुसलमानों को जो फायदा नहीं हुआ वो बंगाल विभाजन से उनको हो जाएगा। अब जो जिस आदमी ने जिसके अंदर शिक्षा की कमी है उसे क्या लगेगा कि हाँ होगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो वो व्यक्ति वेलकम करेगा नहीं करेगा बंगाल विभाजन का, यार जो फायदा हमें कभी नहीं मिला वो मिलने वाला है, जवाब दें आप सब लोग तब आगे बढ़ेंगे, तो वो इसको समर्थन करेगा नहीं करेगा, ठीक है, एक कर्जन का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ओके। अच्छा इस समय पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और था बंगाल में, ब्लूमफील्ड फुलर का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और उसमें से वह मुसलमान पत्नी के प्रति ज्यादा वफादार है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे, ब्रिटिश शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और मुसलमान के प्रति ज्यादा वफादार है, यानी कि वो तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे थे उस मुस्लिम वर्ग को, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था उस राष्ट्रवाद को, उस जन्मते और परमते जो राष्ट्रवाद है उसको कैसे भी उसकी चैन ब्रेक करनी है, इनका ध्यान कहीं और बांटना है, कहीं और, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक सुधार आंदोलों में जो जातियां थी या आपका अगर बात करें आपका जाति प्रथा के उन्मूलन की बातें चल रही थी, अंग्रेजों ने कहा नहीं जाति प्रथा उन्मूलन की बात मत करो, बात ये करो कि ये किसने किया था और उसको अपना विरोधी मान लो, उन्मूलन नहीं करना है, इस गैप को खत्म करने की बात मत करो, बातें ये करो कि ये गैप किसने किया था। अब आप मुझे बताएं कि किसी चीज का कोई कारण है कि कोई गैप पैदा हुआ, या अगर मैं बात करूं इस देश में, जैसे कि मैं पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है, जो जातियां खुद को ऊंचा समझती रही उसने निम्न जातियों के साथ में क्या है भेदभाव किए। अब इसमें अगर 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 लेयर 6 7 8 जो भी मान लो, एक खुद को नीचे से समझती रही, लेकिन क्या ये जो बी नंबर पे थी क्या इन्होंने भी किनसे खुद से कंपेयर नहीं किया, है ना, आप कहेंगे हाँ जी, क्या जो थर्ड पे थी इन्होंने खुद से कंपेयर नहीं किया, क्या इन्होंने बाकी को खुद से नीचे नहीं समझा, जो फोर्थ पे थी इन्होंने खुद को नीचे नहीं समझा, मतलब कोई 1 सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, बात सिर्फ ये है दोस्त की एक जो प्रथाएं विकसित की गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो था नहीं, वहां तो बड़ी व्यवस्था थी, जो लोग